गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आगे अंग विशिष्ट और उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। ठीक है ना। पहले हमने पढ़ा रोग फैलने के साधन की रोग कैसे फैलते हैं, वायु द्वारा, जल द्वारा, लैंगिक क्रियाओं द्वारा और अन्य जंतुओं द्वारा। अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में कौन से अंग से प्रवेश करते हैं और किस भाग को जाके वो प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि सूक्ष्म जीव के विभिन्न स्पीसीज विभिन्न भागों में विकसित होते हैं और ऐसा चुनाव उनके प्रवेश स्थान पर निर्भर करता है कि वो हमारे शरीर के अंदर कौन से अंग से प्रवेश करते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीव यदि वायु द्वारा नाक में प्रवेश करे तो वो फेफड़ों में जाकर क्षय रोग उत्पन्न करेंगे, और यदि वो हमारे मुंह द्वारा आहार नाल में प्रवेश करे तो वो हमारे को टाइफाइड रोग उत्पन्न करेंगे, और ये जो बैक्टीरिया है वो टाइफाइड उत्पन्न करने वाले होते हैं। और अगर वो यकृत में जाए तो वो हमें पीलिया उत्पन्न करेंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस के जो भी जीवाणु है, बैक्टीरियाज हैं, वो हमें हेपेटाइटिस जो है रोग करते हैं। फिर लेकिन क्या होता है कि सदैव ऐसा नहीं होता है कि जैसे एड्स का जो रोगाणु है ना, एड्स जो है वो HIV वायरस से फैलता है। तो एड्स का HIV वायरस लैंगिक अंगों द्वारा प्रवेश करता है और ये लसिका ग्रंथियों में जाकर फैलता है। और मलेरिया का जो मच्छर काटने से सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है और लाल रुधिर कणिकाओं में आ जाता है। और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है वो मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है, लेकिन मस्तिष्क को संक्रमित करता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो जिस अंग में मुंह द्वारा प्रवेश कर रहा है तो वो आहार नाल में जाएगा। तो और भी कई जो है वो साधन है जिसके द्वारा वो रोगाणु हमारे शरीर में पहुंचकर दूसरी जगह पर भी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। जैसे एड्स का वायरस लैंगिक अंगों द्वारा पहुंचता है और फिर लसिका ग्रंथियों में जाके फैलता है। मलेरिया का जो मच्छर है वो हमारे शरीर में हमारी त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है, लेकिन ये लाल रुधिर कणिकाओं में आ जाता है। इसी तरह से मस्तिष्क ज्वर जो है वो मच्छर के काटने से मस्तिष्क को संक्रमित कर देता है, जबकि काटता वो हमारी त्वचा पे है। तो इस प्रकार से और कई अन्य जगहों पे भी ये प्रभाव डालते हैं। संक्रामक रोग के विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त कुछ सामान्य प्रभाव भी होते हैं। ठीक है ना। अधिकांशतः सामान्य प्रभाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण होने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कितना क्रियाशील है। ठीक है, कि कोई भी रोगाणु हमारे चारों तरफ बहुत सारे रोगाणु हैं, लेकिन कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में जाके प्रभाव कब डालेगा, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील है तो ये क्या करेगा कि यह प्रभावित उत्तक के चारों ओर एकत्रित होकर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देगा, और इसके लिए नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है तो कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हम रोगी हो जाते हैं। अब एड्स में क्या होता है? एड्स में यही होता है कि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमज़ोर हो जाता है कि जो भी विषाणु रोगाणु वातावरण से हमारे शरीर में प्रवेश करता है वो अपना प्रभाव शरीर पे डालता है। तो हमको तरह तरह के विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं और जो है किसी का भी इलाज नहीं हो पाता है और धीरे धीरे करके रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जो है कई प्रकार से हमारे शरीर में ये रोगाणु प्रभाव डालते हैं। अब जो नई कोशिकाएं बनती है ना, सूक्ष्म जीव को मारने के लिए जो नई कोशिकाएं बनती है, इस नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को हम शोध कहते हैं। ठीक है, शोध कहते हैं। अब क्या होता है कि कुछ मामलों में संक्रमण में विशिष्ट उत्तक अति सामान्य प्रभाव लक्षित करते हैं।
जैसे कि HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसके कार्य को नष्ट कर देता है। ठीक है ना। HIV का जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये वायरस हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में जाके उसके कार्य को नष्ट कर देता है, उसको बहुत कमज़ोर बना देता है। और HIV एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं कि शरीर प्रतिदिन नए नए संक्रमणों से गुजरता है और उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो गया हमारा और रोज़ हमें कोई न कोई नया संक्रमण होता है। इस प्रकार खांसी जुखाम की जो सामान्य रोगाणु है वो भी हमें निमोनिया, आहार नाल के संक्रमण से प्रवाहिका हो सकती है। मतलब कि छोटे छोटे जो संक्रमण हैं वो भी हमारे शरीर में होते हैं और अतः ये संक्रमण रोगी का मृत्यु का कारण बनते हैं कि डॉक्टर एक बीमारी का इलाज करता है, दूसरी हो जाती है, दूसरी का इलाज करता है, तीसरी हो जाती है, क्योंकि हर तरह का रोगाणु हमारे शरीर में जाके अपना प्रभाव दिखाने लगता है। तो एड्स जो है वो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब कि ये बहुत सारे रोगों का समूह बन जाता है हमारा शरीर और किसी भी रोग का जो है इलाज ठीक से नहीं हो पाता है और हम जो है वो या जो भी रोगी है वो धीरे धीरे करके मृत्यु उसकी हो जाती है। अब क्या होता है कि रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति रोगाणु की संख्या पर भी निर्भर करती है कि एक तो है कि हमने किस अंग से प्रवेश किया, कहाँ जाके उसने प्रभाव डाला, और दूसरा है कि रोग कितना तीव्र होगा, है ना, कि उसका प्रभाव हमारे शरीर पे कितना होगा। इसकी अभिव्यक्ति रोगाणु की संख्या पर निर्भर करती है कि कितने रोगाणु हमारे शरीर में हैं, है ना, अंदर जाके वो कितना संक्रमण फैलाया, कितने वो मल्टीप्लाई हुए। तो सूक्ष्म जीव जो है कम है तो रोग की अभिव्यक्ति कम, और अगर सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बहुत अधिक हैं तो रोग की अभिव्यक्ति अधिक होती है। और इसका प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रमुख कारक है कि जो कि जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या निर्धारित करता है। अगर प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है ना, तो क्या करेगा वो? अंदर जितने भी जीवाणु हैं वो जैसे ही प्रवेश किए वो उनको मार भगाएगा। लेकिन अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील नहीं है तो वो सूक्ष्म जीवों को मारने में जो है वो सक्षम नहीं होगा और इससे हर रोग हमें होने लगेगा। अब है कि जो भी रोग है जो हमें हो रहा है उसका उपचार हम कैसे करें, उपचार के क्या क्या नियम होते हैं। तो संक्रामक रोग के उपचार के 2 नियम हैं ना। वो सबसे पहले तो हम क्या करें कि रोग के प्रभाव को कम कर दें, या फिर हम क्या करें कि जिस कारण से रोग हो रहा है उस कारण को ही समाप्त कर दें। तो इसमें अपन देखें कि रोग के प्रभाव को कम करने के लिए हम जैसे बुखार और दस्त के लिए क्या कर सकते हैं, अपन दवा ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं, है ना, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से रोग जो हो गया हमें उसका प्रभाव हम कम कर सकते हैं। और दूसरा जो है उसके कारण को समाप्त करना है अपने को, लेकिन इससे हम सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए एक और विधि क्या है कि हम औषधियों का उपयोग करें, ठीक है ना, जो दवाई लें हम। तो सूक्ष्म जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव रासायनिक क्रियाएं होती है जो अन्य वर्ग में नहीं होती है। जैसे बैक्टीरिया में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है वो वायरस में नहीं होती है ना, जो जीवाणु में होती है वो विषाणु में नहीं होती है। तो इसलिए कि बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना बैक्टीरिया का जो संश्लेषी मार्ग है उसको रोक सके। और जो भी जीवाणु है उसका इलाज हम किससे कर सकते हैं? एंटीबायोटिक से कर सकते हैं। प्रतिजैविक जो औषधियाँ आती है बाज़ार में उनसे कर सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन है ये। तो जितनी भी एंटी
वायरल औषधियों हैं उनको बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि को बनाने से अधिक कठिन होता है। कि अगर हमारे को कोई रोग जीवाणु से होता है तो हम उसमें एंटीबायोटिक ले लेते हैं, प्रतिजैविक ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी वायरस से के रोग से ग्रसित हैं तो यहाँ पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, क्योंकि बैक्टीरिया की अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है और वायरस हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। बैक्टीरिया अपनी जैव रासायनिक प्रणाली पर वायरस क्या करते हैं, हमारे शरीर परजीवी होते हैं, हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर से ही जो भी पोषण है वो प्राप्त करते हैं और वे हमारी मशीनरी को खराब करते हैं और आक्रमण के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस भी विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। थोड़े से वायरस भी हमारे शरीर में गंभीर रोग उत्पन्न कर सकते हैं।